फिल्म की शुरुआत में हमें 1991 में दिखाया जाता है कि बकी हाइड्रा के बेस पर है। यहाँ पर बकी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। विंटर सोल्जर और बकी एक ही है। विंटर सोल्जर का नाम ही बकी है। दरअसल ये एक मिशन की तैयारी कर रहे थे और बकी का ब्रेन वॉश करने के बाद उसे एक मिशन पर भेजा गया है। यहाँ पर बकी एक कार का पीछा करते हुए दिखाई देता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और कार से सीरम लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये एक सुपर सोल्जर सीरम है और जिस कार से बकी ने ये लिया है वो आयरन मैन के पेरेंट्स की कार थी और इस एक्सीडेंट में आयरन मैन के माता पिता की मौत हो जाती है। अब हमें सीधा प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कैप्टन अमेरिका और उनके कुछ साथियों को देखते हैं। वे सभी नाइजीरिया लैब में हैं, जहाँ बाकी की तरह एक और आदमी का ब्रेन वॉश किया गया था और वो भी सुपर सोल्जर बन गया था। ये सभी उस सुपर सोल्जर को बायोलॉजिकल वेपन चुराने से रोकने के लिए आए थे। कैप्टन अमेरिका के साथ उसकी टीम भी मौजूद थी और ये सब मिलकर एक एक करके उन सभी को मार देते हैं जो सुपर सोल्जर के साथ चोरी करने आए थे। अब आखिर में केवल वो सुपर सोल्जर बचता है और फिर कैप्टन अमेरिका और सुपर सोल्जर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस फाइट के दौरान सुपर सोल्जर एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जो उसकी बॉडी में था, लेकिन इससे पहले कि वो बॉम्ब फटता, वांडा अपनी पावर का यूज करके उसे वहां से दूर ऊपर आसमान की ओर एक बिल्डिंग में फेंक देती है और वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे कई मासूम लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि वांडा ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। वांडा काफी दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका वहां आता है और वांडा को बोलता है कि ये हम दोनों की गलती है। हमारे काम में ऐसा होता रहता है, अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो कभी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम एवेंजर्स की एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ मीटिंग के हेड एवेंजर्स को बताता है कि एवेंजर्स ने अब तक जो भी मिशन किए हैं उनमें हमेशा दुश्मन की हार हुई है, लेकिन उन्होंने कई बेगुनाह लोगों की भी जान ली है। वो कहता है कि आप सभी मेरी नजर में खतरा हो क्योंकि आप सभी मेरी परमिशन के बिना दूसरे देशों में जाते हो और आप वहाँ बहुत सी चीजों को नुकसान पहुँचाते हो जिससे कई निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इसका एक हल है। वो सभी को सोकोविया नामक एक एग्रीमेंट देता है जिसके अनुसार एवेंजर्स अब अपनी मर्जी से किसी भी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते और साथ ही एवेंजर्स अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, बल्कि इन सब को यूएन के अंडर रहकर काम करना पड़ेगा। ये वही करेंगे जो यूएन इनको ऑर्डर देगा। और हम यहाँ आयरन मैन यानी कि टॉनी स्टार्क को देखते हैं। वो इससे सहमत है क्योंकि वह जानता है कि उनकी लड़ाई के परिणाम स्वरूप कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। टॉनी स्टार्क सबको अपने पहले मिशन की याद दिला रहे थे जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे थे, इसलिए सोकोविया एग्रीमेंट के लिए तैयार थे। कैप्टन अमेरिका इस एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो खुद पर ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए वह सोकोविया समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि एवेंजर्स दो टीमों में बंट जाते हैं। टोनी स्टार्क की एक टीम जो सोकोविया एग्रीमेंट पर साइन करना चाहती है और यूएन के तहत काम करना चाहती है। कैप्टन अमेरिका की दूसरी टीम जो किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहती, वे अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। बाद में हम जेमो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उस समय सोकोविया में एक कर्नल था। हालांकि जेमो अब एक टेररिस्ट बन गया था और किसी भी कीमत पर एवेंजर्स से बदला लेना चाहता था। वो हाइड्रा के एक पुराने हैंडलर के पास जाता है और वहाँ से हाइड्रा की एक पुरानी डायरी ले लेता है जिससे सुपर सोल्जर के बारे में बहुत से सीक्रेट लिखे होते हैं। उस किताब में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे थे जिनको बोलकर हाइड्रा के सभी सुपर सोल्जर से कोई भी काम करवाया जा सकता था। हम बाद में वकांडा के किंग को देखते हैं जो टॉनी स्टार्क को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि टॉनी ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे वकांडा के किंग की मौत हो जाती है। उनकी मौत से किंग टिचाला बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसे हम ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला बकी था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ब्लैक पैंथर किसी भी किस्मत पर बकी को पकड़ना चाहता था ताकि वो अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। जब ये बात कैप्टन अमेरिका को पता चलती है कि बकी को पूरी मिलिट्री और ब्लैक पैंथर किसी भी हाल में पकड़ना चाहते हैं और मारना चाहते हैं, तो कैप्टन अमेरिका बताता है कि उसका दोस्त बकी अब बदल गया है।
क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका पानी में डूब रहा था तो बकी ने उसे बचाया था। कैप्टन अमेरिका बकी से कांटेक्ट करता है और उससे मिलने के लिए इसके घर जाता है। तभी मिलिट्री सोल्जर और ब्लैक पैंथर वहां आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। कैप्टन अमेरिका और बकी जब उनसे बचकर भाग रहे होते हैं तो ब्लैक पैंथर बकी का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक पैंथर बकी को कोई नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ आयरन मैन का दोस्त आ जाता है, जिसके पास टोनी का दिया हुआ सूट है, जिसे हम वॉर मशीन के नाम से भी जानते हैं। वो अपनी टीम के साथ आता है और सभी को गिरफ्तार कर लेता है। सभी को एक खास जगह पर ले जाया जाता है और बकी को एक खास जगह पर रखा जाता है। बाद में एक साइकेट्रिक वहां आता है जो कोई और नहीं बल्कि जेमो ही होता है, जिसके पास हाइड्रा की वो सीक्रेट बुक होती है। उस बुक में कुछ कोड वर्ड होते हैं जिन्हें बोलकर वह बकी के दिमाग को पूरी तरह बेकाबू कर देता है और बकी अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है। तभी वहां कैप्टन अमेरिका और उसका दोस्त आ जाता है, लेकिन ये बकी के सामने टिक नहीं पाते क्योंकि इनके सभी वेपन को ले लिया गया था। वहां आयरन मैन भी था, लेकिन उसके पास उसका सूट नहीं था क्योंकि वो यूएन की परमिशन के बिना अपना सूट पहन नहीं सकता था, क्योंकि उसने वो एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन आयरन मैन के पास अभी भी अपने सूट को पहनने के लिए सिर्फ लोहा का एक हाथ होता है, जिससे वो बकी पर अटैक तो करता है लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाता। बकी वहां से सीधा टेरिस पर चला जाता है और एक हेलीकॉप्टर लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। इस बीच पे दोनों हेलीकॉप्टर के साथ पानी में गिर जाते हैं और बकी बेहोश हो जाता है। कैप्टन अमेरिका उसे बचाकर बाहर निकालता है और अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। बकी को जब होश आया तो वो पूरी तरह से वापस ठीक हो जाता है। बकी कैप्टन अमेरिका को बताता है कि हाइड्रा का पुराना कोड अब भी मेरे दिमाग में है। साइकेट्रिक ने उसे मेरे सामने उन कोड वर्ड को पढ़ा था, जिससे मेरे अंदर का विंटर सोल्जर जाग जाता है। बकी बताता है कि वो साइकेट्रिक साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था। साइबेरिया हाइड्रा का पुराना बेस कैंप था। यहाँ से फिल्म की कहानी वापस 1991 में चली जाती है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब बकी पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था और उसे सुपर सोल्जर सीरम लाने का मिशन किया गया था, बकी आयरन मैन के पेरेंट्स की कार पर अटैक करता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और विंटर सोल्जर उनको मार देता है। विंटर सोल्जर जो सीरम लेकर जाता है उससे हाइड्रा और बहुत सारे सुपर सोल्जर बनाता है जो बकी से भी ज्यादा डेंजर होते हैं। बकी की तरह उनका भी ब्रेन वॉश किया गया था। बकी कहता है कि जेमो अब सीक्रेट कैंप के लिए रवाना हो गया। वो उन सभी सुपर सोल्जर्स का यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता है। उसे रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स की एक टीम बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी की मीटिंग में देखते हैं कि जहां मीटिंग का हेड टोनी से कह रहा होता है कि बकी के कारण कई मासूम लोगों की जानें गई है, हमें किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना होगा। उसके बाद टोनी स्टार्क को स्पाइडरमैन के घर जाते हुए दिखाया गया है। टोनी स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल होने को बोलता है और साथ ही उसे एक सूट भी देता है। और अब टोनी की टीम में स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और बहुत सारे एवेंजर्स हैं। अब एवेंजर्स दो टीम में बढ़ जाते हैं और इन दोनों टीमों में जबरदस्त फाइट होती है। इस फाइट के दौरान जैसे ही कैप्टन अमेरिका को मौका मिलता है, वो बकी को लेकर हेलीकॉप्टर से हाइड्रा के साइबेरियन बेस के लिए निकल जाता है ताकि वे वहां जाकर जेमो को रोक सके। तभी कैप्टन अमेरिका और बकी को पकड़ने के लिए आयरन मैन और जेम्स स्टोन उनके पीछे उड़ते हैं। आयरन मैन जेम्स से कहता है कि वो प्लेन को रोके। तभी विजन प्लेन को गिराने के लिए उस पर अपनी लेजर से वार करता है, लेकिन लेजर गलती से जेम्स स्टोन को लग जाती और वो नीचे गिर जाता है। जेम्स की जान तो बच जाती है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आयरन मैन ब्लैक विडो को बताता है कि जेम्स की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है। इसी बीच आयरन मैन को पता चलता है कि बकी से मिलने जो साइकेट्रिक आया था वो असली नहीं था, बल्कि वो जेमो था जिसने असली को मारकर उसकी जगह ले लिया था। उस असली साइकेट्रिक के बगल में टोनी को विंटर सोल्जर का मास्क मिलता है, जिससे टोनी समझ जाता है कि वकांडा किंग को भी जेमो ने ही मारा था। अब टोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टोनी उस जगह जाता है जहां कैप्टन अमेरिका के दोस्तों को पकड़कर रखा गया था। वह फॉल्कन के पास जाता है और उसे जेमो के बारे में बताता है। टोनी फॉल्कन से बोलता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे बताओ कि कैप्टन अमेरिका कहाँ गया है। फॉल्कन आयरन मैन से कहता है तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वह नहीं चाहता कि मिलिट्री उसके साथ जाए। बाद में टोनी स्टार्क हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। टोनी हेलीकॉप्टर में बैठकर अपना सूट पहनता है और फिर साइबेरिया के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम जेमो को देखते हैं जो साइबेरिया बेस में आ गया है।
बकी जैसे 5 और सुपर सोल्जर्स वहाँ मौजूद हैं। ये सभी स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं। आयरन मैन भी वहाँ आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कैप्टन अमेरिका और बकी से होती है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका से कहा। वे तीनों वहाँ पहुंचते हैं जहाँ उन 5 सोल्जर्स को रखा गया था। वे देखते हैं कि उनको किसी ने सोते हुए ही गोली मार दी है। इस बीच उन्हें एक भारी दरवाजे के पीछे से जेमो की आवाज सुनाई देती है। मैंने इन 5 को मार डाला है, जेमो कहता है कि मेरा मकसद इनको मारना नहीं था, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि इसलिए तुमने वकांडा किंग को मार दिया। उसमें ब्लैक पैंथर भी वहाँ छुपकर सब कुछ सुन रहा था। अब ब्लैक पैंथर जान जाता है कि इसके पिता को बकी ने नहीं बल्कि जेमो ने मारा था। इससे पहले कि ब्लैक पैंथर जेमो पर अटैक करता, जेमो एक पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले करता है। वो एक सबूत था जिसे 1991 में रिकॉर्ड किया गया था। आयरन मैन ने उस वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा कि बकी वही है जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। आयरन मैन ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि क्या उसे इस सब के बारे में पहले से पता था। कैप्टन अमेरिका जैसे ही हाँ बोलता है, आयरन मैन उसे जोर से मारता है। टोनी अब किसी भी कीमत पर बकी को मारना चाहता है। तीनों में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका बकी को बचाना चाहता है, इसलिए नहीं कि वह उसका दोस्त था, बल्कि वह जानता है कि जब उसने ऐसा किया तो बकी अपने खुद के कंट्रोल में नहीं था। हाइड्रा ने उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था। बकी अपने हाथ से आयरन मैन का आर्क रिएक्टर निकालना चाहता है, तभी आयरन मैन लेजर से बकी के लोहे वाले हाथ को काट देता है। तभी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन पर अटैक करता है और इसके सूट को जबरदस्त डैमेज कर देता है। आखिर में कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से आयरन मैन के सूट के आर्क रिएक्टर को तोड़ देता है, जिससे उसका सूट पूरी तरह बंद हो जाता है। कैप्टन अमेरिका चाहे तो अब आसानी से टोनी को मार सकता था, लेकिन वो समझता है कि टोनी का गुस्सा भी जायज है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी को लेकर जाने लगता है, तो आयरन मैन कहता है कि ये शील्ड तुम्हें मेरे पिता ने गिफ्ट की थी और तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर कैप्टन अमेरिका उस शील्ड को फेंक देते हैं और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जेमो को देखते हैं, जहाँ ब्लैक पैंथर उसके पास आ जाता है। वो ब्लैक पैंथर को बताता है कि मेरा बेटा एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन था। जब एवेंजर्स ने स्कोविया पर हमला किया तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा इनके कारण मारे गए थे, इसलिए मैं एवेंजर्स से बदला लेना चाहता था। मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, जो मैंने अब कर दिया है। मुझे तुम पर दया आती है क्योंकि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे। जेमो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है तो ब्लैक पैंथर उसे पकड़ लेता है और ऑफिसर्स को सौंप देता है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि लड़ाई के दौरान टोनी स्टार्क के दोस्त के पैर घायल हो जाते थे, तो टोनी उसको नए सॉक्स स्लेक्टन के पैर बनाकर देते हैं, जिन्हें पहनकर वह फिर से चलने में सक्षम हो गया। फिल्म के आखिरी सीन में वकांडा कंट्री नजर आ रही है, जहां बकी को स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया है ताकि उसके दिमाग को पूरी तरह से ठीक किया जा सके और कोई भी कभी भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सके। इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म खत्म हो जाती है। देखने के लिए